नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पर, जहां हम बिना कोचिंग बिना डर के जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी सेट 2025 का जो पेपर हुआ 25 मई को सेकंड सिटिंग में। उन्हीं का प्रश्न संख्या हम कवर करेंगे 50 से आगे, यानी कि 51 से 55 तक रखिए, या 56 57 58 जो भी जाए, लेकिन 5 प्रश्न का डेली का टारगेट है। ठीक ना। तो पांचों प्रश्न जो डेली का टारगेट रखे हैं, इन प्रश्नों को हम स्टेप बाय स्टेप जो है एकदम हिंदी माध्यम में सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो 2026 में यूपीएससी देने जा रहे हैं। ठीक है। और जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक शॉर्ट ट्रिक भी समझना चाहते हैं, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम। और हर सवाल को जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूपीएससी के तरीका से ही सॉल्व करेंगे। तो पेन और कॉपी निकालिए और बन जाइए आप भी सीसेट का मास्टर। तो लेट्स क्रैक क्वेश्चन नंबर 50 के आगे 51 से। तो चलिए 51 से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो माइक के रूप में हम यूज कर रहे हैं, इनको माइक के रूप में हम थोड़ा यूज कर रहे हैं, इसी वजह से आपका वॉइस क्लियर आ रहे हैं। ठीक ना। वैसे मेरे पास माइक वगैरह नहीं है। तो चलिए प्रश्न 51। जो भी पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में भी लिंक दे देते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियो का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर आप लोग नहीं है जाइएगा तो अच्छा रहेंगे। बस 5 प्रश्न का टारगेट रखिए, डेली 5 प्रश्न देखिए, उसके बाद अपना स्टडी पे फोकस कीजिए ज़्यादातर। ठीक ना। तो हम यही सलाह देंगे, ज़्यादा इधर उधर खास करके मेरा भी वीडियो ज़्यादा मत देखिएगा। सिर्फ 20 मिनट आप लोगों से समय मांगते हैं। 20 मिनट समय दीजिए, 5 प्रश्न को कवर कर लीजिए, फिर अपना जो रूटीन है उनको फॉलो कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 50 के बाद जो है परिच्छेद दिया हुआ है, तो परिच्छेद के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक ना। तो देखिए स्क्रीन पे लगा देते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम भी पढ़ते हैं। तो परिच्छेद 1 कह रहे हैं कि इसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन है कि जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन कृषि रोगों की व्यापकता और संघातिकता को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। लेकिन एक खतरा यह है कि ऐसे परिवर्तन कुछ पादप संक्रमणों को सभी जलवायु क्षेत्रों में संभवतः इस प्रकार एक अनर्थकर रूप में अधिक आम बना देंगे। तो इस समस्या का एक भाग यह है कि शताब्दियों से अपनाए गए चयनात्मक प्रजनन से उच्च मूल्य वाली फसलों के वंशसूत्र जीनोम परिष्कृत हुए हैं। वे आज की दशाओं में उपजने में शानदार है, किंतु जो जननिक रूपांतरण उनके लिए तुरंत उपयोगी नहीं है, वे प्रजनन से बाहर हो गए हैं। यह उपज के लिए उत्तम है, किंतु परिवर्तनों का सामना करने के लिए निकृष्ट है। तो एक साधारण बीमारी या कोई अज्ञात बीमारी भी आनुवांशिकतः संशोधित यानी कि जेनेटिकली हॉर्न्ड फसलों को तुरंत तहस नहस कर सकती है। ठीक है। तो ये जो परिच्छेद था, ये परिच्छेद जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल रसायन में बदलाव के कारण कृषि रोगों में वृद्धि की चेतावनी देता है। ठीक है। तो यह विशेष रूप से पौधों के संक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो जो वैश्विक जलवायु क्षेत्रों में अधिक आम हो सकते हैं। तो समस्या का एक हिस्सा यह है कि सदियों से जो प्रजनन के माध्यम से हमने उच्च मूल्य वाली फसलों के आनुवंशिकी पूल को परिष्कृत किया है, ये फसलें आज की परिस्थितियों में बढ़ने के लिए शानदार है, लेकिन आनुवंशिकी रूप से वे प्रजनन से बाहर हो गई है। तो वे उच्च उपज के लिए अच्छी है, लेकिन परिवर्तन का सामना करने के लिए कमजोर हो गए हैं। तो एक सामान्य बीमारी कई अज्ञात बीमारी आनुवंशिकी रूप से सशक्त या संशोधित जेनेटिकल हॉर्ड यानी फसलों को तुरंत नष्ट कर सकती है। ठीक है। तो ये बात इसमें समझा रहे हैं। तो अब हम आंसर को देखते हैं। तो अब आंसर में देखते हैं क्या कहते हैं, सॉरी आंसर कहते हैं प्रश्न 51। प्रश्न कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पर लगा है, आप लोग भी पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो इसका आंसर जो है मेरे ख्याल से शॉर्ट में देने में बेटर रहता है, क्या है कि आप भी मतलब एग्जाम हॉल में भी बैठिएगा तो आपके सामने परिच्छेद दिया रहता है और आप पढ़िएगा, अपने अनुकूल आंसर दीजिएगा। तो इनको पढ़ के हम आंसर टेक आउट कर देते हैं। ठीक ना। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मैथ वाला ज़्यादा समय लेते हैं। जब रीजनिंग या मैथ रहते हैं तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो आगे यदि प्रश्न ऐसा रहेंगे तो संभव तो उसमें ये वाला समय जो बचेंगे उसमें चल जाएंगे। ठीक ना। तो चलिए इनका हम आंसर कर देते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से, यानी कि केंद्रीय विचार के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो केंद्रीय विचार के बारे में चलिए देखते हैं कौन सा कह रहा है। पहला, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन फसलों की उत्पादकता प्रतिकूल प्रभावित करता है। नहीं होंगे, ये तो नहीं होंगे वहीं भी।
आनुवांशिकता संशोधित फसलों पर हमारी पूर्ण निर्भरता के परिणाम स्वरूप खाद्य असुरक्षा होना संभव है। ये परिच्छेद जो है केंद्रीय विचार को सबसे सटीक रूप से पकड़ रहा है, जो कि हमारी वर्तमान कृषि पद्धतियों में आनुवांशिकी रूप से परिष्कृत यानी कि संशोधित फसलों की अंतर्निहित भेदता और इसके संभावित परिणाम यानी कि खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से यही ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप लोग भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। वही 52 प्रश्न संख्या 52 कह रहे हैं उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाए गए हैं। 2 धारणाएं बनाए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला धारणा कह रहे हैं भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक पादप रोग नए क्षेत्रों में स्थानांतरण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये सही कह रहे हैं, ठीक ना। वहीं दूसरा देखिए हमारी वर्तमान फसलों के जंगली संबंधियों को वैज्ञानिक रूप से समझना हमें खाद्य सुरक्षा को सशक्त बनाने में सहायक होगा। बिल्कुल सहायक होगा। तो इस तरह से देखिए दोनों सही, तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब परिच्छेद 2 भी दिया हुआ है, तो चलिए भाई परिच्छेद को भी कवर कर लेते हैं। परिच्छेद 2 का स्क्रीन पे लगा दिया। एक अच्छा राजनीतिज्ञ किसी भी अन्य समझदार मनुष्य की तरह अपने उत्साही समर्थकों की अपेक्षा अपने विरोधियों से अधिक सीखता है, क्योंकि जब तक उसके विरोधी उसे ना दिखाए कि खतरा कहाँ है, तो उसके समर्थक उसे संकट की ओर धकेल देंगे। अतः यदि वह बुद्धिमान है तो वह अक्सर प्रार्थना करेगा कि उसे अपने मित्रों से मुक्ति मिले, क्योंकि वे उसे विनष्ट कर देंगे। किंतु भले ही यह बात आघात पहुंचाती है, उसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह कभी विरोधियों से रहित ना हो, क्योंकि वे उसे तर्क और सुबुद्धि के मार्ग पर बनाए रखते हैं। तो स्वतंत्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय एकता, प्रशासन के स्वेच्छाचारी होने तथा विरोधी पक्ष के क्रांतिपूर्ण विचार वाले और परस्पर विरोधी होने को दुष्कर बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति के पर्याप्त रूप से सम संतुलन के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस परिच्छेद में यदि हम देखें तो परिच्छेद में क्या संदेश दे रहे हैं, यह है संदेश यह दे रहा है कि नेता अपने विरोधियों से जो है सटीकता रखे, यानी कि अधिक उनसे सीखता है और उनके पास रहना चाहिए, ठीक ना। यानी कि माइंड से रहना चाहिए उनके पास, ऐसा नहीं कि मेल माइंड को उनके पास रखना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये परिच्छेद 2 जो है हमें यह संदेश देता है कि नेता अपने विरोधियों से अधिक सीखता है। क्यों? क्योंकि वे उसे गलतियों से अवगत कराते हैं, जबकि मित्र उसे विनाश की ओर धकेल सकते हैं। यह भी कहा गया है कि स्वतंत्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय एकता और प्रशासन को निरंकुश होने से रोकने के लिए राजनीतिक शक्ति का पर्याप्त संतुलन होना चाहिए, ठीक ना। तो इसीलिए विरोधी पक्ष के क्रांतिकारी विचार भी शामिल है। तब प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो प्रश्न कह रहे हैं 53 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण, यानी कि व्यक्ति लिखे होंगे, ठीक ना, कट गए होंगे, व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित, व्यक्ति है। तो व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो कौन करता है? तो चलिए भाई ऑप्शन को पढ़ते हैं। विरोधी पक्षों के बिना लोकतंत्र में प्रशासन की जिम्मेदारी, बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार को सचेत रखने के लिए विरोध पक्ष में क्रांतिपूर्ण विचार वाले लोग हो, ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ठीक है। सरकार को सचेत रखने के लिए विरोध पक्ष में क्रांतिपूर्ण विचार वाले लोग हैं। तीसरा करें लोकतंत्र में शासकों को उनके राजनीतिक रूप से बने रहने के लिए विरोध पक्ष का सारा, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति के संतुलन को सुशासन के लिए विरोध पक्ष का होना अपरिहार्य है। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है बी में अभी हमको लग रहे थे, लेकिन हम बी को नहीं देंगे, क्योंकि बी में केवल एक ही पहलू बता रहे हैं, ठीक ना। लेकिन वही डी का ऑप्शन जब पढ़ते हैं तो डी में जो है व्यापक संदेश को कवर, यानी कि पूरा, इसमें जो परिच्छेद 2 है ये पूरा कवर करते हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी इनका मारेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 54, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। कथन 1, 2 है, तो चलिए दोनों कथन देखते हैं। कथन 1 कह रहे हैं लोकतंत्र में एक मजबूत विरोध पक्ष तभी आवश्यक है जब शासनाध्यक्ष उदासीन। ये बात तो सही है, लेकिन जब शासनाध्यक्ष जो है वो उदासीन हो, तो यहाँ उदासीन नहीं, ये जो है इनका कहना है, मतलब परिच्छेद का कहना है, यहाँ ये उदासीन का, इस वजह से ये गलत हो गया। परिच्छेद का कहना है कि एक अच्छा राजनेता हमेशा अपने विरोधियों से जो है क्या करता है, सीखता है, ठीक ना, हमेशा उनसे सीखता है, लेकिन ये उदासीन हो कहा है, इसी वजह से ये गलत हो गया। वहीं दूसरा कथन कह रहे हैं लोकतंत्र में विरोध पक्ष जितना आक्रामक,
फिर यहाँ गलत हो गया, आक्रामक नहीं, क्रांतिपूर्ण कहे हैं, लेकिन आक्रामक तो ये विरोध शब्द से ही लगते हैं कि आक्रमण करने हैं, तो परिच्छेद में क्रांतिपूर्ण विचार वाले शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आक्रामक होने की बात नहीं की गई है, ठीक ना। तो एक दृष्टि से देखिए, सोचने वाली बात है, तो ये अजीब टाइप का शब्द नहीं लगता, इस वजह से ये भी गलत हो गया। आगे क्या पढ़ें, आक्रामक, तो इसमें भी इनका भी उच्चारण नहीं किया गया है। आक्रामक का अलग अर्थ होता है, क्रांतिकारी अलग होते हैं, ठीक ना। तो आक्रमण ये क्रांतिपूर्ण विचार के भाव से जो रखते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का, इसलिए दोनों गलत है। तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब। चलिए, इस तरह से हम देखिए कितना, दो 4 प्रश्न को कवर कर लिए। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, 5वां प्रश्न बहुत ही, चलिए अब देखते हैं कैसा है। बहुत ही, अरे भाई साहब कितना मिनट लिए, रुकिए 1 मिनट देखते हैं आपका है आपके पास। अभी मेरे पास 6 मिनट है, यानी कि 20 मिनट आपका समय मांगे हैं, तो 6 मिनट मेरे पास शेष है। 6 मिनट में देखते हैं, लगभग 4 प्रश्न को तो कवर कर ही लिए हैं, तो आगे देखते हैं क्या कर पाते हैं। प्रश्न 55 देखिए क्या करें, स्क्रीन पे लगा दिया, आप लोग भी पढ़िए। पी क्यू और आर का भाई है, बिल्कुल दे दीजिए, पी कॉमा क्यू आर, तीनों जो है एक क्या है, भाई है, ठीक ना, ब्रदर्स, यानी कि सिस्टर की बात नहीं है। तो एस आर की माता है, एस जो है किसकी माता है, आर की माता, माता ऊपर रहेंगे, तो आर की क्या है, माता है, कौन, एस, ठीक है। टी जो है पी का पिता है, तो टी किसका है, इनका पिता है, इसका मतलब माता पिता ही दोनों निकल गए, ठीक है। तो अब आगे, निम्नलिखित में कितने कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो अब कथन को देखते हैं। एस और टी दंपति है, एस और टी बिल्कुल ये दंपति है, कथन एक सही है। दूसरा, क्यों टी का पुत्र है, क्यों जो है टी का पुत्र है, क्यों टी का पुत्र है, क्यों टी का पुत्र है, टी का पुत्र है, क्यों, ये थोड़ा गलत लग रहा है। वही तीसरा देखिए, टी क्यों का पिता है, बिल्कुल टी जो है क्यों का क्या है, पिता है, ये सही बात हो गई। यहाँ क्यों टी का पुत्र है कह रहे थे ना, इसीलिए ये अपोजिट हो गए। अब उसका बाद नीचे वाला देखिए, चौथा, एस पी की माता है, एस जो है ये पी की माता है, बिल्कुल इनकी माता है, ये भी सही हो जाएंगे। वही आर टी की पुत्री है, तो देखिए ब्रदर्स की बात, भाई का है, लिंगा मतलब स्त्री पुरुष मतलब समझते हैं ना, तो वो उनका बात यहाँ पे उच्चारण नहीं है, ठीक ना। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर का उच्चारण नहीं है, सिर्फ ब्रदर्स का है, तो पुत्री ये गलत हो जाएंगे। आगे, पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 4 कितने, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है, तो केवल 4 गो है, तो ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, करिए आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 56, यदि एन ओ को 210, कितना 210, यानी कि एन कितने नंबर पे आ जाते हैं, 42, सॉरी 14 नंबर पे, 40 तो 15 इन मल्टीप्लाई 15 बराबर, हाँ, तो देखिए ये प्रश्न कह रहे हैं, यदि एन ओ को 210 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और NOT को 4200 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और NOTE को 21,000 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो NOTES को किस रूप में कूटबद्ध, भाई साहब एक एक अक्षर बढ़ रहे हैं, यानी कि 14 गुना 15 बराबर 210, बिल्कुल सही बात है। वहीं NOT, तो NOT कितना हो जाएंगे, NOT तो N 14 नंबर पे आते हैं, मल्टीप्ले वो कितना नंबर पे आते हैं, 15 नंबर पे आते हैं। ABCD को A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3, इस तरह से। तो ये सब तो छोटा मोटा चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 14 गुना 15 हो गए। T कितना नंबर पे आते हैं, तो 20 नंबर पे आते हैं। तो इस तरह से इनको गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होंगे, 20 15 तो इकट्ठे आ गया कितना, 4200। तो ये 4200 हो गया, यानी कि NOT नोट कितना, हाँ 4200 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं 4200। उसके बाद NOTE को देखते हैं, तो यहाँ पे एक 20 तक तो है, ये है, यानी कि हम देखिए 14 गुना N का मान हो गया, 15 O का मान हो गया, 20 किसका मान हो गया, T का मान हो गया, गुना 5 किसका मान हो जाएंगे, E का, ABCDE का मान हो जाएंगे 5। तो बराबर इनको गुना कर दीजिए, 100 15 14, यानी कि ये सही 2100 मिल जाते हैं, 21,000 मिल गए। क्लियर है, इस तरह से देखते हैं तो मल्टीप्ले हो रहा है। तो वहीं आप S बढ़े हैं, तो S बढ़ गए हैं, तो S का मान कितना होता है, 19। तो 14 गुना 15 गुना 20 गुना 19, तो बराबर गुना कर लीजिए,
और कुछ छूटे, हाँ गुना 5 होगा ना, 5 गुना 19, 5 छूट गए थे ना, ई का मान छूट गए थे, तो NOTES, हाँ बिल्कुल सही है। अब इनको गुना कर लीजिए, 19 5 20 15 से। हाँ, तो इनका हो गया 399 के, यानी कि 399 के हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इनका सही जवाब। बहुत ही आसान प्रश्न थे, ठीक ना, बहुत ही इजी कह सकते हैं। वही प्रश्न संख्या 57, 57 देखिए क्या कह रहे हैं। 57 है, यदि फ्रांस FRANC फ्रांस को 654 3 2 1 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और ग्रामीण जर्मनी है ना, जर्मनी को इतना इतना में के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो ओ ये भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए FRANCE दिया हुआ है, अब इनके पीछे बैठा दीजिए, एफ के नीचे आ जाएंगे 6 5 4 3 2 1, ये हो गए। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, GERMANY, अब इसके नीचे ये वाला बैठा दीजिए 9, उसके बाद 1, उसके बाद क्या है 5 8 4 3 7, निकालना क्या है YEMEN। तो अब देखिए वाई कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके नीचे इस तरह से घेर दीजिए, वाई का मान 7 7। अब ई ढूंढिए, ई कहाँ पे, ई यहाँ, ई को इस तरह से घेरिए, ई का मान 1 1 लिख दिए। एम कहाँ पे, एम यहाँ पे, एम का मान कितना है, ये देख लीजिए 8 8 लिख दिए। ई फिर से ये आ गए 1 1, एन का मान कितना है, फिर एन का मान यहाँ 3 3, तो इस तरह से 71 81 3, 71 81 3, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कितना इजी प्रश्न है। आप प्रश्न संख्या 58 चलिए, प्रश्न संख्या 58 आपके स्क्रीन पे, सॉरी 20 मिनट लगता है लगभग हो गए। इनको अगले प्रश्न अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का टारगेट था 5 प्रश्न, तो देखिए कितना प्रश्न कर लिए, 1 2 3 4 3 7, टोटल 7 प्रश्न को आज हम कवर कर लिए, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा मतलब उतावला होकर ज़्यादा सॉल्व करना सर्वथा अनुचित होते हैं, मन को नियंत्रण कीजिए, ठीक है। बस 5 प्रश्न रखना था, लेकिन 2 प्रश्न ज़्यादा बढ़ गए, तो सॉरी इसके लिए सॉरी। तो चलिए, आप लोग भी अब अपना स्टडी करते रहिएगा। बाकी 20 मिनट आपका मांगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने 20 मिनट दिया। तो दोस्तों, ये थे प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 57 का शानदार और सटीक हल। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ भाई के वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने सवाल सॉल्व किए, ठीक है, और कहाँ पर आपको ये प्रश्न को बनाने में दिक्कत आई। तो अगले वीडियो में हम सवाल संख्या 58 से कवर करेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 58 से 5 प्रश्न का डेली का टारगेट रखे हैं, तो 5 प्रश्न यानी कि 20 मिनट आप लोगों का समय लेते हैं, तो 5 प्रश्न आएंगे 58 57 के बाद 58 59 60 61 62 तक का, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल IAS माय टारगेट को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो याद रखिए, प्रत्येक दिन लगातार कुछ दिनों से आप लोगों को अंत में एक मोटिवेशन करते हैं, प्रैक्टिस, आप लोग बोलिए आगे, क्लियर है, प्रैक्टिस नहीं रुकेगी जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, UPSC 2026 के वॉरियर्स।